का स्वागत। आज हम अपने मित्रों के विशेष मांग पर यूपीपीसीएस सी सेट की क्लास को लेकर के आए हुए हैं। इसमें हम आपको ऐसे कंटेंट को लेकर के आए हैं जो आपको आरओ और पीसीएस प्री दोनों के लिए विशेष उपयोगी होगा। तो आइए इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में पहला जो प्रश्न है वो इंटरपर्सनल स्किल से है, अंतर वैयक्तिक कौशल से संबंधित प्रश्न आया हुआ है, जिसमें लिखा है कि अंतर वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतःक्रिया का एक भाग है और उसका कारण दिया हुआ है कि यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक है। ठीक है, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन सामाजिक अंतःक्रिया का भाग है, यानी यहाँ जो सामाजिक आ गया, सामाजिक शब्द आ गया, तो इसका मतलब है कि कई लोग, यहाँ पर आगे कई लोगों से मिलकर के क्या बनता है, समाज बनता है। लेकिन अंतर वैयक्तिक जो आकर्षण है, ये जो है इसकी जो मीनिंग होती है, इसमें दो व्यक्तियों के बीच संबंध की बात होती है। अंतर वैयक्तिक आकर्षण जब कभी भी दोस्तों आपको दिखाई देगा तो आप देखेंगे कि दो व्यक्तियों का जो संबंध होता है उसको ध्यान में रखा जाता है, व्यक्तियों का संबंध। इसमें ये होता है कि ये जो दो व्यक्ति हैं ये अलगाव का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ये अलगाव का विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जैसे कोई भी व्यक्ति है राम, एक है राम और एक श्याम है, श्याम है, इनके बीच में कोई एक ऐसा जो बांड है जो इन दोनों को अलग होने का विरोध कर रहा है। चाहे ये दोनों भाई भाई हो सकते हैं, चाहे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ से समझ पा रहे हो कि आंतरिक वैयक्तिक आकर्षण जो होता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षण, इसमें दो व्यक्ति होंगे। आकर्षण तभी होगा जब आप जानते हैं कि आकर्षण होगा जब किसी से कोई स्वार्थ होगा या कोई लगाव होगा। लेकिन समाज के लिए अंतर वैयक्तिक आकर्षण नहीं है, आप समाज के प्रत्येक व्यक्ति से आकर्षित नहीं हो सकते हैं। इसलिए पहला जो कथन है वह गलत है। लेकिन दूसरा जो है ऑप्शन ये सही है कि इसका मतलब होता है उत्तरजीविता का, आप सर्वाइवल। इसका मतलब होता है कि यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक है। क्यों उत्तरजीविता हेतु आवश्यक है? क्योंकि ये अलगाव का विरोध करते हैं। यदि ये अलग नहीं होंगे, अलग हो जाएंगे तो एक दूसरे के प्रति वह जीवित रखने की आशा क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बी ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर क्या है, सही है। ठीक, तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, ये देखिए कि दिया है कि सभी मनुष्य मरणशील है। ठीक है, जब आप जाएंगे, न्याय निगमन का प्रश्न है यह न्याय निगमन का प्रश्न है मित्रों। इसमें आप देख रहे हैं कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान है, कुछ किसान धनी है। आप अपनी पुस्तक को उठाओगे तो यह प्रश्न रीजनिंग का हमें दिखाई देता है। लेकिन कभी कभी हम प्रश्न पढ़ते हैं तो यह जो किताब है उसमें भी ऐसे प्रश्न हमको दिख जाते हैं जो अंतर वैयक्तिक स्किल के लिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए मैं इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे सभी, जैसे आप देख रहे हो, जब कभी भी आपको सभी आ जाएगा, सभी आपके प्रश्न में है, तो आप जानेंगे कि यह सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी सकारात्मक, क्या है, सकारात्मक है, सर्वव्यापी सकारात्मक है। और यदि कुछ आ गया, हम कहते हैं ना
कि कुछ है। कुछ का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित थे। कुछ लोग का मतलब ये हुआ कि कुछ लोग थे, सभी लोग तो नहीं थे लेकिन कुछ लोग थे। तो इसका मतलब है यह अंश व्यापी सकारात्मक है। अंश व्यापी, अंश व्यापी क्या है? सकारात्मक है। ये अंश व्यापी सकारात्मक। अब देखो इसमें एक और आएगा, कुछ नहीं। कुछ नहीं आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है अंश व्यापी नकारात्मक है। क्या है? अंश व्यापी नकारात्मक। ठीक। अब आ गया देखिए अंश व्यापी। जब आएगा कोई नहीं, प्रश्न में कोई नहीं आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि यह सर्वव्यापी नकारात्मक है। सर्वव्यापी नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब है निगेटिव। ठीक है, सर्वव्यापी नकारात्मक प्रश्न की बात हो रही है। तो आइए हम आपको एक एक करके सबको बताते हैं। ये जो सर्वव्यापी सकारात्मक है, इसको हम कहते हैं अफर्मेटिव। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव। इसे क्या कहेंगे? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहेंगे। अफर्मेटिव कहते हैं। ठीक है। और जो कुछ है, आप इसको देखेंगे अंश व्यापी। अंश व्यापी सकारात्मक है, तो इसको कहेंगे पार्टिकुलरली जो है अफर्मेटिव। इसको कहेंगे पार्टिकुलर अफर्मेटिव, ये कहेंगे। ठीक है। इसको कहेंगे पार्टिकुलर निगेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? पार्टिकुलर निगेटिव कहेंगे दोस्तों। इसको कहेंगे यूनिवर्सल निगेटिव। इसे क्या कहेंगे? यूनिवर्सल निगेटिव कहेंगे। निगेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से यह नकारात्मक है। ठीक। तो सभी मनुष्य मरणशील हैं। यह सभी मनुष्य मरणशील हैं। जब कभी भी आपके प्रश्न में सभी आ जाएगा और इसमें कहीं पर नहीं नहीं रहेगा, नकारात्मक वाक्य कहीं नहीं रहेगा, तो आप जानेंगे कि यह जो है सर्वव्यापी सकारात्मक है। तो अब देखो इसी तरीके से आप प्रश्न को करोगे। अब देखो ए में कहीं पर 3 मिला है, नहीं मिला। बी में नहीं मिला है और सी में भी नहीं मिला है। डी में मिला है, तो आप अपने प्रश्न को क्या करोगे? टिक कर दोगे। लेकिन हमें सब जानना है कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, तो कोई जब आ गया तो सर्वव्यापी नकारात्मक है। तो सर्वव्यापी नकारात्मक कौन है? निषेधात्मक का मतलब है नकारात्मक। ये हो गया। बी का ए, कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान है, इसका मतलब है यह अंश व्यापी है सकारात्मक। अब इसी कुछ में जब नकारात्मक नहीं लग जाएगा तो आप इसको कहोगे कि अंश व्यापी क्या है? निषेधात्मक है। ठीक। अब कभी भी यदि ऐसा प्रश्न आपको मित्रों दिखता है तो आप जो है सभी, कोई, यदि सभी है तो सर्वव्यापी सकारात्मक, कुछ है तो अंश व्यापी सकारात्मक, कुछ नहीं है तो अंश व्यापी नकारात्मक, कोई नहीं है तो सर्वव्यापी नकारात्मक हम उत्तर लगाएंगे। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए ये प्रश्न है, एकदम जबरदस्त प्रश्न है कि आप जानते हो कि पुरुष, ये जो दिया है पुरुष, घोड़ा में कितना पैर होता है? घोड़ा में पैर होता है 4 और पुरुष का कितना पैर होता है? आदमी का 2। तो आप जानते हो मैं लिख सकता हूँ इसको 4x और प्लस कितना लिख सकता हूँ? 2y। आप कहोगे सर जी आप कहोगे कि ये 4x और 2y क्यों लिखा आपने? तो मैं बता रहा हूं कि 4 घोड़ा का पैर है और 2 आदमी का पैर है।
ठीक है, बराबर लगाइए। बराबर का है, अब आदमी का भी एक सिर होता है और घोड़े का भी एक सिर होता है। तो घोड़ा को मैं माना हूं x, एक घोड़ा है, एक क्या भाई, एक घोड़ा है और एक क्या है, ये आदमी है। y को मैंने माना आदमी और x को क्या माना मैंने, घोड़ा माना। तो जब दोनों का पैर सिर बराबर होता है तो x प्लस वाई बराबर, इसको करेंगे x प्लस वाई। कहा है कि सिर के संख्या का दुगुना, सिर के संख्या का कितना, दो गुना से क्या है, 14 अधिक है। यही प्रश्न आपको बोला गया है। आप देख रहे होंगे, अच्छी तरीके से समझ भी रहे होंगे मित्रों। आप देखिए, अब इसको थोड़ा जनरलाइज किया जाए, इसको लिख सकते हैं 4x प्लस क्या लिखेंगे, 2y लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 2x से गुणा करेंगे, फिर कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, प्लस कितना, 14 लिख दिया। अब देखो 2y बराबर के इधर उधर यदि रहता है कोई चीज तो उसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। देखो y इधर भी है, y इधर भी कट गया। बराबर के जब इधर लेके आते हो तो चिन्ह बदल जाता है, यानी 4x माइनस कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 2x बराबर कितना, 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 सत्ते कितना, 14। आपने जो समझा, आपने जो देखा वो ये है कि जो घोड़ों की संख्या है वो कितनी है, 7 है दोस्तों। घोड़ों की संख्या कितनी है, 7 है। तो आप अपने ऑप्शन में डी नंबर में 7 लगा दोगे। आपको ऐसे प्रश्नों में ध्यान ये रहना चाहिए कि हम जो है घोड़ों का पैर और जो सिर है उसको हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके का प्रश्न हम नंबर सिस्टम में आपको एक अलग से लेक्चर लेंगे, बताएंगे, ठीक। आइए ये देखिए, ये जो है रेशियो के चैप्टर का प्रश्न है दोस्तों। ये जो है रेशियो के चैप्टर का प्रश्न है। इसमें हम आपको ये बताने चल रहे हैं कि देखिए ये देखिए रेशियो का प्रश्न। आप जानते हो दोस्तों कि मैंने कहा कि आप ए बी सी और डी ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि 4 लोग ए बी सी डी है। अब आपको इसमें कुछ करना नहीं है, आप अपने सुविधा के अनुसार जो दिया है, ए का मान यहाँ पे 3 दिया है और बी का मान कितना दिया है, 5। 3 और 5 को यहाँ पर फिट करिए, आप ऐसे लिख दिया। यहाँ पर देख रहे हैं कि सी का मान 7 दिया है और बी का मान क्या दिया है, 6 दिया है। तो सी बी के नीचे हम 6 लिखेंगे और सी के नीचे हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब देखो सी का मान क्या दिया दोस्तों, 8 और डी का मान कितना दिया, 9। यहाँ पे 8 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अब देखो, अब आप अपने प्रश्न के हल की तरफ बढ़ रहे हैं मित्रों। अब देखिए यहाँ पर 2 सीट खाली है, 2 सीट यहाँ पर खाली है, 1 सीट यहाँ खाली है, 1 सीट यहाँ खाली है और 2 सीट यहाँ भी खाली है। तो आप जानते हो कि पड़ोसी के यहाँ पड़ोसी ही जाता है, तो इसका पड़ोसी कौन है, सी का पड़ोसी बी वाला है, तो बी का मान कितना, 5, ठीक है। बी का मान कितना है, 5 है और डी का भी मान कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि डी का पड़ोसी सी वाला है। अब ये देखो डी का पड़ोसी सी वाला है तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पर देखो 6 दिया है, तो 6 दिया है तो 6 आएगा पड़ोसी। इसका पड़ोसी कौन होगा, 8 होगा, 8 होगा। अब देखो मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। अब मुझसे पूछा है ए और डी का अनुपात बताइए, तो ए का मान क्या है भाई, 3 गुणे 6 गुणे कितना, 8 लिख दिया, अनुपात लगा लो, बाकी किसी से मतलब नहीं। डी वाले को देखिए 5 गुणे 7 गुणे 9 ये दिया हुआ है। अब इसको काटेंगे, देखिए 3 से कटेगा, 3 त्रिका कितना, 9, फिर 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो 8 दूना कितना, 16
और 5 सत्ते कितना 35। ये दोस्तों इसका जो है आंसर आ गया है 16 और 35। 16 और 35 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में आपको 16 35 दिख रहा है। जब कभी भी बी और सी को पूछा जाता तो आप ऐसे निकाल लेते। यदि किसी का भी पूछा जाएगा आप यही फार्मूला लगाओगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, आइए ये देखिए, ये देखिए यह भी प्रश्न है, इजी प्रश्न है कि लिखा है कि प्रिया, जूही, अमित, नितिन, राम 5 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? 5 दोस्त हैं और एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। जूही राम से ज्यादा अंक पाई है। इसका मतलब है कि जो जूही है वो क्या है? राम से ज्यादा अंक पाई है, राम से ज्यादा पाई है। लेकिन प्रिया से क्या पाई है? कम पाई है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिया जो है जूही से ज्यादा पाई है। इतना आपको समझ में आया। फिर कहा कि नितिन सबसे अधिक है और राम सबसे कम है। तो राम तो पता चल गया कि राम का नंबर कहाँ है, पीछे है। ये देखिए राम है, सबसे कम राम है। लेकिन कहा कि नितिन सबसे आगे है, लेकिन अमित कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। तो अमित यहाँ क्या हो जाएगा? अमित हो जाएगा और उसके बाद कौन हो जाएगा? नितिन हो जाएगा दोस्तों, नितिन। अब आपसे पूछा क्या है, आप देख सकते हो। आपसे पूछा है कि तीसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ? तीसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ दोस्तों? आप देख सकते हैं कि तीसरा स्थान प्रिया को प्राप्त हुआ है। आपके प्रश्न में दिया हुआ है, एकदम आसान प्रश्न है। आप लिख करके आराम आराम से प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आइए देखिए, इस तरीके का जब प्रश्न आ जाता है तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती। हम क्या करें? जैसे दिया, देखिए जैसे दिया है कि सी और डी, ये दिया, उसके बाद ऐसे लिख दिया। फिर लिखा डी और ई, ऐसे फिर बना दिया। फिर लिखा डबल डी, फिर बना दिया। फिर लिखा ई सी डी, फिर डी लिखा, फिर ऐसे बनाया और ई। जब कभी भी मित्रों ऐसा प्रश्न आपको दिखाई देगा तो आपका काम ये है कि सबसे पहले इसकी काउंटिंग करोगे। आप सबसे पहले इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 अक्षर इसमें लिखे हुए हैं। हम कोई ऐसा सिस्टम इसमें डिजाइन करते हैं कि या तो आप 3 3 का फॉर्मेट बना लो, या तो आप 5 5 का बना लो, क्योंकि 5 या 15 होता है। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं 5 5 का बनाता हूँ, क्योंकि छोटा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 ऐसे मैं लाइन खींच दिया। फिर 1 2 3 4 5, फिर मैं ऐसे लाइन खींच दिया। अब देखो ऐसे बन गया सब। 5 5 को मैं गिन करके, आप ऐसा करेंगे कि सब में बराबर बराबर लोग आवे। यदि ऐसा नहीं आता है तो संभावना दूसरी हो जाती है। तो ऐसा करना है, ऐसे ही सब प्रश्न आपको मिलेंगे। अब देखिए हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे देखो डी है, क्या दिया? यहाँ पे आपको दिया है डी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डी 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 के बाद क्या है? डी है। डी के बाद क्या है? डी है। और डी के पहले भी क्या है? डी है। तो यहाँ क्या आएगा? डी आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा? डी आ गया। आपका जो प्रश्न का फॉर्मेट है दोस्तों, आप उसी को देख करके काम करेंगे, है ना? उसी को देख करके काम करेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि ये डी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ भी डी दिया है और यहाँ भी डी दिया है। तो डी डी दोनों है। यहाँ डी के बाद डी और डी के पहले डी ही दिख रहा है, तो मैंने डी भरा। अब देखो डी के पहले क्या है? डबल डी दोनों दिख रहा है, तो डबल डी के पहले क्या है? सी है, सी को मैंने भर दिया। अब बोलिए सी हो गया।
अब डबल डी है और ई यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से देखो ई के बाद क्या दिख रहा है आपको, डी दिख रहा है, तो आप डी भरो यहाँ पर, ई के बाद डी दिख रहा है। अब फिर देखिए डी हो गया, डी सी, यहाँ देखिए डी है। अब यहाँ पे देखो ई के बाद आपने क्या भरा, ई के बाद आपने भरा डी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आप उस उत्तर को लिखिए, डी सी और डबल डी, डी सी डबल डी, ये किसमें है, डी सी डबल डी आपका इसी में है। जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आपको मित्रों मिलता है तो आप एकदम ध्यान पूर्वक उसकी काउंटिंग करेंगे और उसके बाद अगल बगल के अक्षरों को देख करके सेट करेंगे। आपको हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाएंगे तो प्रश्न का उत्तर गलत हो ही जाएगा। क्यों, मैंने इसको बताया आपको। पहले देखिए डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, तो अब बताओ ये डी है और ये डी है, ये पहला डी है और ये दूसरा डी है। इस डी के बाद ए है डी और इस डी के बाद ए भी डी है, तो यहाँ डी के बाद क्या डी, यदि इधर से लेते तो डी के पहले भी डी है ना। यहाँ पर देखिए दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं, तो पहला दूसरा दोनों है, ठीक है। उसके बाद सी, ई के बाद क्या है, सी है, यहाँ पर देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ सी भर दिया। डबल डी और ई के बाद डी भरा, सब ऐसे मैंने आपको बताया। तो इसी प्रकार से इस प्रश्न को आप करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, ठीक। आइए ये देखिए, ये प्रश्न है जो है अच्छा प्रश्न है, बेहद खूबसूरत प्रश्न है यह, कि लिखा है कि ट्रबल, ये लिखा है टी आर ओ यू बी एल ई, ये मित्रों लिखा हुआ है। इसका मतलब आपको दिया है कितना, 90। इसका मतलब कितना दिया है, 90 प्रश्न 90 क्या दिया है आपको, दिया है 93। कितना दिया है, 93। जरा मैं इसको चेक करता हूं कि ये 93 किस बेस पर आया है। ऐसे प्रश्न को करने के लिए दोस्तों आपको नंबर कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है। कोडिंग जो आता है, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का चैप्टर है, इसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर में अंग्रेजी अल्फाबेट का क्रमांक आपको याद होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि टी को 20 लिखा जा सकता है। आर, यदि आपको आर याद नहीं होता तो आप क्या करेंगे, आर के इधर वाले को गोला कर दीजिए, इधर वाले को गोला कर दीजिए, एक बना दीजिए 18। आर का मान कितना है, 18 आता है। एन 14 है तो ओ कितना होता है, 15 होता है। अब देखो यू है, यू आता है 21 और वी जो है 22। बी का मान कितना है, 2 है। बी का मान कितना है, 2 है। एल का मान कितना है, 12 है और एल का मान 12 है और ई का मान कितना है मित्रों, 5 है। अब इसको जोड़ोगे, देखो जोड़ो, 5 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 8 23, 15 8 कितना, 23 का 3 हो गया। अब इसको जोड़ो, 23 का 3 हाथ में आए कितना, 2, 1 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9। इसका मतलब है कि जो ये कोडिंग की गई है, क्रमांक को जोड़ करके कोडिंग की गई है। अब एक कम्यूट लिखा हुआ है, इसको आपको जोड़ना उड़ना कुछ नहीं है, इसको आपको चेक ही नहीं करना है। कम्यूट को भी क्या किया गया है, 90 लिखा गया है। कैसे लिखा गया होगा, इसी तरीके से लिखा गया होगा, इसी तरीके से लिखा गया होगा। तो अब आप इसी फ्रैक्शन का कोडिंग लिख देना है आपको। फ्रैक्शन की कोडिंग कितनी होती है दोस्तों, मैं आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये सब नहीं तो मैं लिखता नहीं। आप जानते हो कि ई की कोडिंग होती है 5, तो एफ की कोडिंग कितनी हो जाएगी, 6, आर की कोडिंग 18, एक ए की कोडिंग कितना है, 1,
सी की कोडिंग कितना 3, टी की कितना 20, आई की कितना हो जाएगा 9 और ओ का कितना 15 और एन का कितना 14। अब दोस्तों आप जोड़ लेंगे, आप जोड़िए जरा, देखिए 4 5 4 9, 9 9 18, 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18 ही आएगा, 18 3 21, 21 1 22, 22 8 कितना हो जाएगा 22 8 30, 30 6 कितना 36, 36 का 3। अब देखो एक यहाँ पर 1 2 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 3 कितना 8, 5 3 कितना 8 आएगा। तो 86 इसका क्या आएगा दोस्तों, उत्तर आएगा 86 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो आप इस प्रश्न को देखते हुए समझ गए होंगे कि इस प्रश्न में केवल अंग्रेजी अल्फाबेट के नंबर को जोड़ जोड़ करके लिखा गया है। ठीक, आइए ये देखिए, एक फिगर की काउंटिंग का प्रश्न है, काउंटिंग ऑफ फिगर का प्रश्न है। इसमें आप कैसे काउंट करोगे, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई प्रश्न आपको इस तरीके का दिख जाता है तो आप उसको कैसे काउंट करते हैं दोस्तों, आइए मैं बताता हूं। जैसे आपको इस तरीके से त्रिभुज कोई दिखा, इस तरीके से त्रिभुज कोई दिखा, ठीक है, और या यदि इस तरीके से नहीं दिखा तो इस तरीके से कोई त्रिभुज दिखा, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, मैं कई प्रश्न आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखेंगे आप कि इसमें आप नंबरिंग करते जाएंगे, 1 2, यहाँ पर नंबरिंग किया 1 2, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर 1 2, 1 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा 3 आएगा। जब कभी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसके आधार पर एक सीधी लाइन खींच दी जाए या तिरछी लाइन खींच दी जाए, उसमें कोई और दूसरा इस तरीके का पैटर्न ना हो, इस तरीके का कोई पैटर्न ना हो, तो सभी अंकों को आप जोड़ देते हैं। यदि सूत्र की सहायता से लगाना चाहते हैं तो ऐसे प्रश्नों में n+1/2 का सूत्र लगता है। आइए देखते हैं कितना त्रिभुज है भैया 2, और फिर 2 1 कितना 3 बटे 2 कर दोगे, आपका उत्तर फिर भी 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना है 4 है, तो 4 और 1 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बटे 2 कर दोगे तो देखो 2 दूना 4, 5 दूना कितना 10, 5 दूना 10। इसी सूत्र पर इसको मैंने लगाया। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि आप ऐसे नंबरिंग करके क्या करोगे, आप जोड़ दोगे, सबको जोड़ोगे तो देखो 3 2 5, 5 5 कितना हुआ 10 हुआ। अब देखो सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमको सूत्र रटने की कोई जरूरत नहीं है, हमको इसी तरीके से जोड़ करके लिख देना है। 10 उत्तर आया तो क्या कहोगे, सर जी मैं ऐसे ही लिख दूं, इस प्रश्न को कैसे किया जाए, ये तो दूसरी तरीके का है। नहीं, दूसरी तरीके का एकदम बिल्कुल नहीं है दोस्तों, दूसरी तरीके का ये है नहीं। आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की कोई एक बात है, इसी तरीके का है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का एक बात है, देखिए है ना। अब आइए मैं आपको बताता हूं, इसमें नंबरिंग करोगे 1 2, इसमें नंबरिंग करोगे 1 2, तो यहां से निकल करके कितना त्रिभुज आया आपको 3 आया कि नहीं मित्रों, यहां से निकल करके कितना त्रिभुज आया 3, तो 3 3 कितना 6, 3 3 6 हो गया, 6 आपके ऑप्शन में है, लेकिन एक त्रिभुज यह भी तो है ना, तो इसलिए गलत हो गया। 6 1 7, 7 1 8, 8 भी है, 8 भी है, ठीक है 8 भी है। तो देखो अब मैं इस प्रश्न को आपको बता रहा हूं, देखो कि यदि इस लाइन को ले लिया जाए, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यदि इस लाइन को ले लिया जाए,
इसको मिला करके इसको इसे खींच लिया जाए तो एक त्रिभुज और बन जाएगा, तो 9 हो जाएगा। इसलिए 8 वाला गलत हो गया, 9 वाला है नहीं, 9 वाला है नहीं। एक इसको लिया जाए, एक इसको लिया जाए, तो इसलिए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मित्रों 10 होगा ऐसा इसका आंसर। ठीक, तो आप प्रश्न को वैसे ही पकड़ करके चलेंगे, ऐसे ही देखेंगे। ठीक है, आइए मैं इस फिगर काउंटिंग के सभी प्रश्नों को एक क्लास में बता दूंगा, सभी प्रश्न को एक ही क्लास में। आइए ये देखिए, जब कभी भी कोई बड़ा डिजिट आपको दिखे कि एक 6, उसके बाद 48 हो गया, उसके बाद 24 हो गया, फिर उसके बाद 192 हो गया, फिर उसके बाद 96 हो गया, इसका मतलब कुछ ऐसा है कि एक बार नंबर बढ़ रहा है, एक बार नंबर घट रहा है। नंबर बढ़ता तब है जब जोड़ा जाता है, घटता तब है जब घटाया जाता है। लेकिन ये दोनों प्रक्रिया करते समय कोई नंबर बहुत तेजी से नहीं बढ़ता, धीरे से बढ़ता है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ के बाद 6 के बाद 48 हो जा रहा है। इसका मतलब है 6 में कोई गुणा हुआ है, और जब गुणा हुआ है कम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ये हमारे दिमाग में प्रश्न देखते ही आ जाना चाहिए। आइए मैं इसको बताता हूं। देखो ये 6 है, ये प्रश्न क्या है, ये 6 है, 6 के बाद क्या हुआ, 48, 6 के बाद 48 हो गया, उसके बाद क्या हुआ, 24 हो गया, उसके बाद 192 हो गया, उसके बाद 96 है, उसके बाद क्या आएगा वो आपसे पूछा है, उसके बाद क्या आएगा वो आपसे पूछा है। तो आप बताओ 6 में 8 का भाग करोगे, गुणा करोगे तो 6 × कितना, 48। 48 को 24 लाने के लिए क्या करेंगे, हम 48 में 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 48 भागे 2, 48 भागे 2 करेंगे तो 48 भागे 2 करोगे जब, तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, 24 आ गया। 24 आया कि नहीं आया। अब ये 8 और 2 का पैटर्न आगे चलेगा। देखिए अब इसमें 24 में 8 का गुणा जब करोगे तो देखिए 24 में 8 का गुणा करके देख लीजिए कि कितना आता है। 8 चौके 32, 8 दूना 16, 3 19, यानी 192। पैटर्न मेरा लागू हो रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पर भाग दोगे, भाग 2 से दोगे तो 2 × 9 = 18, 2 छक्के 12, 96 हो गया। अब इस 96 में 8 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8 छक्के 48 हो गया, और 9 × 8 = 72, और 72 × 4 कितना हो जाएगा, 76। 72 × 4 = 76। दोस्तों आएगा हमारा उत्तर 768। 700 कितना आएगा, 68 आएगा। यही हमारा जो है क्या है, उत्तर है। दोस्तों आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। आगे का जो प्रश्न हमारा है कि देखिए ये डायरेक्शन का प्रश्न है। दोस्तों ये डायरेक्शन का प्रश्न है। डायरेक्शन के प्रश्न में हमको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जो घड़ी होती है, घड़ी का हमको विशेष नॉलेज होना चाहिए। घड़ी का विशेष नॉलेज का मतलब ये कि हमको घड़ी बनाना नहीं सीखना है कि घड़ी हमको बनाने आनी चाहिए, हमको घड़ी की दिशा उषा देखने आनी चाहिए बस। आइए जैसे आप देखोगे यहाँ 12 लिखा है, ये कोई घड़ी की 2 सुइयां है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है, 9 है। ये घड़ी की सुई लिखी हुई है ये, ठीक है, एक कोई सुई यहाँ पर है। तो आप जानते हो कि घड़ी कैसे चलती है। घड़ी चलती है ऐसे, कैसे चलती है, ऐसे। घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे घड़ी क्या होती है बच्चे, चलती है। दोस्तों घड़ी ऐसे ही हमारी चलती है, और जो घड़ी ये चलती है उसको कहते हैं क्लॉक वाइज। क्या कहते हैं, क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज।
और क्लॉकवाइज में आप ध्यान देंगे इसको दायां दाएं कहा जाएगा। दाएं डायरेक्शन में मैं दायां आपको समझाऊंगा तो क्लॉकवाइज बता के समझाऊंगा। जब कोई घड़ी ऐसे है, कोई दूसरी घड़ी है इस तरीके की है, ठीक है, यहाँ लिखा है 12 और यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 3 और यहाँ लिखा है क्या 9। यहाँ पर दो सुई बनी हुई है, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब घड़ी को इस तरीके से दिखा दिया जाए, इस तरीके से उल्टा डायरेक्शन में दिखा दिया जाए तो आप कहोगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। कौन सी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है दोस्तों वामावर्त, बाएं। यहाँ पर बाएं आएगा, बाएं हमको पढ़ाना होगा तो हम एंटी क्लॉकवाइज घड़ी का क्या लेंगे? उदाहरण लेंगे, ठीक है। अगर हमको वामावर्त पढ़ाना हुआ तो हम किस घड़ी का उदाहरण लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज को, इसको कहते हैं वामावर्त। क्या कहते हैं? वामावर्त। इसको कहते हैं दक्षिणावर्त। इसको क्या कहेंगे? दक्षिणावर्त कहते हैं, दक्षिणावर्त कहते हैं। इस चीज को दोस्तों यदि आप याद किए रहेंगे तो आपका डायरेक्शन का प्रश्न कभी जीवन में गलत होगा ही नहीं, कभी गलत हो नहीं सकता। आइए मैं आपको बताता हूं। आइए, और एक चीज ये भी आपको याद रखना है। ये देखो, उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये ईस्ट होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। अब कहोगे सर जी हमको ये नहीं आ रहा है, तो आपको सब कुछ आ रहा है। आपको मैं पुनः याद दिला रहा हूं कि आपको ऐसे करना है। इतनी चीजों को आपको यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ से। आइए हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा है कि राम दक्षिण दिशा की ओर, ये कोई व्यक्ति राम है, ये कोई व्यक्ति है राम। कौन है? ये राम है। ये अपना दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हुए हैं। आप कह रहे हो कि ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये क्या है? दक्षिण है, ठीक है। मैंने आपको घड़ी की दिशा भी सब कुछ बताई। आइए, कहा है कि राम दक्षिण की ओर अपना मुंह करके खड़ा है, ये लिखा इतना। उसके बाद बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है। तो बताओ भैया, बाएं जब मुड़ रहा है तो कौन सी घड़ी? एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। बाएं मुड़ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हमको सोचना है, एंटी क्लॉकवाइज सोचना है। अब जरा बताओ कि क्लॉकवाइज तो इस तरीके से होता है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है। ये एंटी है, ये एंटी है, और ये क्या है? क्लॉक है। ये बाएं है, ये क्या है? ये बाएं है, ये क्या है? दाएं है। ये क्या है? दाएं है। अब बोलो कि यदि मैं इसको इधर घुमा दूं, अब बोलिए, यदि मैं इसको, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, समझ जाइएगा एकदम आसानी के साथ। यदि मैं इसको इधर घुमा दूं, इधर, अरे क्या हो रहा है? इधर घुमा दूं ऐसे, तो जब इधर घुमाऊंगा तो ये घूम करके इधर जाएगा, तो क्लॉकवाइज जाएगा कि नहीं जाएगा? यदि मैं इधर इसको घुमा के ले जाऊंगा तो क्या होगा? घड़ी ऐसे ही तो चलती है, ऐसे चलेगी, तो ये क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है तो ये मुझे बोला था बाएं, मैं मुड़ के किधर जा रहा हूँ? दाएं जा रहा हूँ। तो मुझे किधर मुड़ना भाई? बाएं मुड़ना है। बाएं मुड़ना है तो मुझे बाएं इधर मुड़ना पड़ेगा। बाएं मुझे मुड़ना है तो मैं मुड़ा इधर, ये बाएं हुआ। बाएं मुड़ करके कितना चला? 40 किलोमीटर। कितना? 40 किलोमीटर। ये बोला, ये प्रश्न में कहा कि 40 किलोमीटर राम मुड़ा किधर? बाएं।
अब फिर कहा कि फिर जो है किधर मुड़ रहा है, दाएं। अब बोलिए कि यदि इधर मोड़ देता, मैं राम को इधर मोड़ देता, तो बोलो इधर जब मोड़ता तो घड़ी कैसे चलती? घड़ी की दिशा इधर इधर मुड़ जाता, तो क्या हो जाता? ये हो जाता एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी हो जाता। और मुझे यदि इधर मोड़ना है, इधर मोड़ना है, इधर का मतलब क्या? इधर का मतलब, इधर का मतलब ऐसे मोड़ना है हमको, ऐसे। ठीक है, इसको मिटा ही देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ज्यादा ना हो, नहीं तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे आप। अब देखिए 40 किलोमीटर, फिर कहा कि दाएं मुड़ रहा है, दाएं, दाएं मुड़ रहा है, तो दाएं के लिए हमको किधर मोड़ना है? मान लीजिए ये आदमी इधर मुड़ करके खड़ा है, तो घड़ी की यदि इधर इधर घड़ी इधर मोड़ देते तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाती, देखिए। लेकिन यदि हम इधर इसको मोड़ते, ऐसे इधर मोड़ देते, तो ये क्या हो जाता? क्लॉकवाइज। हमें बोला है क्या? मैंने वहां पर उल्टा लिखा हुआ है। अच्छा, दाएं, दाएं है, दाएं को क्लॉकवाइज, बाएं को एंटी क्लॉकवाइज। हमसे पूछा है दाएं मुड़ रहा है, तो दाएं मुड़ रहा है तो कितना हमको जाना है? 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर मैंने यहां लिखा, देखिए 50 किलोमीटर लिख दिया। फिर अंत में वह बाएं मुड़ रहा है, फिर बाएं मुड़ रहा है। अब बोलो इधर मुड़ता, किधर? इधर, इधर अगर मुड़ता तो कौन सा वाइज होता? इधर मुड़ता तो कौन सी वाइज होता, बोलिए? इधर मुड़ता तो क्या होता? क्लॉक वाइज होता। और इधर हमसे पूछा कि बाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है तो हमको किधर जाना पड़ेगा? इधर जाना पड़ेगा। तो बाएं मुड़े, तो बाएं मुड़े तो कितना हुआ? 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। अब आपसे पूछा है कि राम प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है। ठीक है, राम प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है। ठीक है, आइए अब देखिए, आराम से देखिए। राम ये देखिए, थोड़ा फिर से मैं आपको बताता हूं, एक बार इसको फिर देखिए आप, एक बार फिर देखिए। राम जो है दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, ये राम है, ये राम दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, बाएं मुड़ जा रहा है। किधर मुड़ रहा है? बाएं। इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा तो क्लॉक वाइज हो जाएगा, और इधर मुड़ेगा तो एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉक वाइज मुड़ेगा तो इसको कहते हैं बाएं। जब बाएं मुड़ा तो कितना हुआ? 40 किलोमीटर। फिर कहा फिर दाएं मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है। अब इधर मुड़ेगा तो कौन सा क्लॉकवाइज होगा? प्रश्न में कोई दिक्कत है क्या भाई?
अच्छा ठीक, आइए देखते हैं। प्रश्न तो ठीक ही है। राम जो है, ये राम है, ये यहीं पर है, खड़ा है। ठीक है। अब ये खड़ा है किधर मुंह करके? दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ खड़ा है। जहां पर खड़ा है इधर मुंह करके दक्षिण की तरफ, तो वो क्या कर रहा है कि चलना शुरू करता है। किधर? बाएं। बाएं चलना शुरू करता है। तो अपने बाएं कैसे जाएगा? आपको मैंने बताया कि जो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन आप पढ़ते हो, तो बाएं ये जो है इस तरीके का जब चलेगा, इस तरीके का ऐसे घड़ी चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे नहीं चलती है, ऐसे चलती है। तो इसको कहते हैं क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज वाइज कहते हैं। ये जो डायरेक्शन देती है वो दाएं का देती है, दाएं का देती है। लेकिन जब हम दूसरी घड़ी कोई पढ़ते हैं, देखिए क्लॉक वाइज का हमको दे रही है। अब हम दूसरी जो घड़ी पढ़ते हैं इसमें हमें इस तरीके का पढ़ना होता है। किस तरीके का? इस तरीके का। इस तरीके का जब पढ़ना होता है तो ये है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में ये हमको देती है बाएं, बाएं। ठीक है। अब मान लीजिए ये राम है, ये राम है, तो इसको मुझे किधर मोड़ना है? इधर मोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये बाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है। तो बाएं जा रहा है तो मुझको किधर मोड़ना है? इधर। ऐसे ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये बाएं जा रहा है। ये प्रश्न थोड़ा क्रिटिकल है। आदमी डायरेक्शन में जब गलती कर देगा तो उसका उत्तर गलत हो जाएगा। बाएं जा रहा है तो बाएं जा रहा है, इसका मतलब है इसको मुझे कैसे चलाना है? एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। इस तरीके का चलाना है, इस तरीके का, ऐसे चलाना है, ऐसे। ठीक। अब चलो, ये गया कितना? ये गया कितना भाई? ये गया 40 किलोमीटर। कितना गया? 40 किलोमीटर गया। अब उसके बाद आपसे फिर बोला कि फिर वह कहाँ मुड़ रहा है? मुड़कर कहाँ जा रहा है? दाएं जा रहा है, दाहिने जा रहा है। अब बोलिए कि यदि मैं इसको ऐसे ही चला देता, कैसे? ऐसे ही चला देता तो ये क्या, कौन सा डायरेक्शन देता? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देता, और डायरेक्शन देता तो बाएं हो जाता। लेकिन अब मुझको इस ऐसे चलाना है। कैसे चलाना है? ऐसे। ये बाएं देगा डायरेक्शन, और ये किधर देगा? ये दाएं देगा, दाएं देगा। हमको चलाना किधर है दोस्तों? हमको चलाना है इसको दाहिने तरफ। दाहिने तरफ चलाना, तो मैं दाहिने तरफ ऐसे इसको क्या कर रहा हूँ? चला दे रहा हूँ। चल गया, चल गया कितना? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर चला। अब देखो इसकी दो डायरेक्शन। इधर, यदि इधर इसको चलाना होगा, दूसरे कलर से करता हूं ताकि आपको समझ में आए। यदि इसको इधर चला दे, यदि इसको इधर चला दे, ठीक है। यदि इसको इधर चला दोगे तो ये एंटी बताएगा। क्या बताएगा? ये बताएगा बाएं। और यदि इसको इधर चला दोगे तो ये बताएगा दाएं, दाएं। अब देखिए बाएं दाएं बता रहा है। अब कहा कि बाएं मुड़कर, बाएं मुड़कर कहाँ जा रहा है? 60 किलोमीटर। तो बाएं ही चलाना है हमको। इसको कहाँ चलाना है हमको? बाएं चलाना है। जो देखो बाएं चला दे रहा हूं, बाएं चला करके कहाँ जा रहा है? 60 किलोमीटर जा रहा है, 60 किलोमीटर दोस्तों जा रहा है। अब देखो ये इधर है। अब जानते हो कि आप इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, इधर क्या होता है? नॉर्थ होता है, इधर क्या होता है? साउथ होता है। तो बोलिए, बोलिए इसका मुख किधर है? ये इधर क्या है? पूरब। इधर क्या है? पूरब है। अब इधर क्या है? पूरब है। ठीक है। तो अब आपने समझा कि अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो आप बताओगे कि पूरब की तरफ मुंह करके क्या है? खड़ा है। किधर की तरफ? पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है। आप जिस तरफ आप कलम चलाएंगे, मान लो मैं आपको इसको बता देता हूं फिर से। यहां पर
प्रश्न को तो मैंने बता दिया, डायरेक्शन को मैं पुनः बता देता हूं ताकि कभी आपको गलती करें ना करें। मान लीजिए एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है, आदमी है ये इधर मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है। इसी लाइन को बाएं ले जाना है। अब कहोगे सर जी बाएं, हमको बाएं ले जाना है, तो बाएं कैसे लेके जाओगे? आप जानते हो कि जो घड़ी हमारी चलती है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नीचे से चलती है, ऐसे जाती है। इसका मतलब है कि यदि हम नीचे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दाएं, ये क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। और ये यदि ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा, बाएं हो गया। अब देखिए फिर इसको समझिए, यदि इस लाइन को हमको दाहिने बाएं लेके जाना है, यहाँ पर देखो घड़ी इधर चलेगी और इधर चलेगी, तो इधर चलेगी ये बाएं हो जाएगा, यदि इधर चलेगी तो क्या हो जाएगा, ये दाएं हो जाएगा, और यदि ये इधर चलेगी तो ये क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। इधर ये है कि इधर इसको चलाना है, इधर इसको चलाना है तो कैसे चलाओगे, ये बाएं है, यहाँ पर बाएं है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप अपने समझ के अनुसार एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको जरूर प्रश्न आएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है ब्लड रिलेशन का प्रश्न। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है कि पी क्यू का भाई है, पी किसका भाई है, क्यू का भाई है। अभी पी डिसाइड नहीं हुआ है कि लड़की है कि लड़का, पी क्यू का भाई है। जब भाई बहन का संबंध आएगा तो उसको एक रेखा से जोड़ा जाएगा। यदि पति पत्नी का संबंध आएगा तो उसको दो लाइन से जोड़ा जाएगा। यदि बच्चों का संबंध आएगा तो माँ बाप के नीचे ही वो लटके मिलेंगे, ये समझ लेना है आपको। यश पी का पिता है, यश जो है पी का क्या है, पिता है, यानी यश पिता है किसका, पी का पिता है, तो ऊपर चला गया। आर जो है यश का भाई है, ए आर जो है यश का क्या है, भाई है। फिर कहा यदि टी आर की माँ है, ये टी जो है वो किसकी माँ है, आर की। यदि टी आर की माँ है तो यश की भी वह माँ होगी, ठीक है। तो पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है, इसका और इसका संबंध पूछा गया है। अब बोलिए, ये जो है दादी माँ है, ये दादी है, ठीक है। ये पिताजी की माँ है तो दादी होती है, और जो पिताजी का बच्चा होता है वह बच्चा ही होता है। तो इस दादी का अपने बेटे के बेटे से क्या रिश्ता है, तो आप कहोगे कि पोते का रिश्ता है, पोता, ठीक है। तो पोता इसका क्या होगा, उत्तर होगा। आइए ये देखिए हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि ए बी से 40% अधिक है। ये जो प्रश्न है बहुत ही अच्छे प्रश्न है, और ये परीक्षाओं के प्रश्न है जो विगत परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, जो विभिन्न प्रैक्टिस सेटों में दिए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं डिस्कस कर रहा हूं, अन्यथा कोई प्रश्न नहीं है यहाँ पर। अब देखें, ए लिया और मैंने लिया क्या, बी। कहा है कि बी से 40% अधिक है, जिसके साथ से लगा है उसको आप 100 मानोगे। क्या मानोगे, 100 मानोगे। अब उसके बाद कहा 40% अधिक है, इसका मतलब है कि 100 का 40% यानी 140 इसको बना दोगे, 100 में 40 जोड़ दोगे तो 140, यानी ए का जो मान है दोस्तों 140 है, और बी का मान कितना है, 100 है। आपसे पूछा है कि बी सी से कितना प्रतिशत कम है, बी सी से कितना प्रतिशत कम है, कौन, बी। बी कम है किससे, ए से। ए से कम है, जिसके साथ से लगा होता है दोस्तों,
ए से पूछा है, तो जो ए से पूछा है वह हमेशा नीचे जाता है। 140 हो गया, जिसके साथ अब पूछा है कि कितना कम है, कितना कम है। तो कम है 100 में 140 में 100 घटाओगे तो कितना आएगा, 40 कम है। कितना कम है, 40। 140 से 100 कितना कम है दोस्तों, तो 40 कम है, तो 40 गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 पचे 10 और 2 सत्ते कितना, 14 आएगा। और इसका गुणा इसके साथ करोगे तो आएगा 200 बटे 7 आएगा। अब देखो 200 बटे 7 आ गया, इसका मतलब है उत्तर दशमलव में ही आना है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, यही सब हो सकते हैं। तो 7 गुना कितना होता है, 14 होता है। तो 2 से किसी की शुरुआत है, इसकी भी शुरुआत नहीं है, इसकी भी शुरुआत नहीं, लेकिन इसकी शुरुआत 2 से है। 7 गुना 14 आएगा, 6 आएगा, 7 अठे 56, ये आएगा 0.857, इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा। ठीक है, इसको काट पीट करके आप देख सकते हैं। यदि आपको दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगले क्लास में मैं और जो है सरल करके प्रश्न को हल करूंगा। ठीक है, आइए ये देखिए, ये अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफ में कितने शब्द हैं। पहली बात, पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया जाता है। पीएच के स्थान पर क्या लिख दिया जाता है, एफ लिख दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया जाता है। पहले गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा शब्द कितने, 10। अब जब एफ लिख दिया तब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं। अब देखो फोटोग्राफ में यदि ये लिख दिया कि एफ ओ टी ओ जी जी आर ए एफ, ये हो गया, तो 2 2 4 2 6 2 8, कितने प्रश्नों कितने शब्द हुए। अब ये शब्दों की संख्या कितनी हो गई, 8। अब शब्द 8 हो गए, जब 8 हो गए तो 10 में से 8 घटाओगे और जो प्रारंभिक नंबर कितना था, 10 था, 10 से भाग देंगे, 10 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 2 बटे 10 गुणे 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10 दूना कितना, 20, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 10 दूना 20%, यही होगा। इस प्रश्न में केवल हमें शब्दों को गिनना है। सबसे पहले जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आपको मिलता है तो सबसे पहले दिए हुए शब्द को गिनोगे कि कितना शब्द है। तो मैंने गिना तो 10 शब्द आया। पीएच के जगह पर एफ लिख दिया जाता है 2 जगह, तो 10 में से 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 8 लिख दिया, 10 आ गया। अगर आप ऐसे लिख करके गिन सकते हो तो गिन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते। ये देखिए प्रश्न है कि क्या है यह प्रश्न कि 23×3 = क्या हो रहा है। 23×3, यदि आपका मन कर रहा होगा कि 2 गुणे 3 कर दें, 2 गुणे 3 कर दें तो 2 3 दूना 6, 6 में 3 लिख दें, 6 में 3 जोड़ दें तो 6 3 9, 9 अठे कितना, 72 आया, 72। क्या यही पैटर्न इसमें लागू हो रहा है, 3 दूना 6, 6 4 10, नहीं हो रहा है। तो भाई जब नहीं हो रहा है इस पैटर्न पर तो कोई दूसरा पैटर्न होगा इसमें। क्या पैटर्न है दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले 23 लिखा मैंने, इस 23 गुणे 3 किया तो 3 त्रिका कितना, 9 और 3 दूना कितना, 6। इसी 3 को फिर मैंने जोड़ा, जब जोड़ा तो कितना आया, 72 आया। चलो भाई 72 तो मेरा आ गया। देखें यही पैटर्न इस पे लागू होता है कि नहीं। 32 गुणे क्या, 4, 32 गुणे 4 किया तो 4 दूना 8 हुआ और 4 तिहाई 12, 128 हो गया। 128 में 4 जोड़ोगे तो आया कितना, 132। जी हाँ, पैटर्न लागू हो रहा है, मुझे लगता है
16 गुणे क्या करेंगे 5 करेंगे, 16 बचे कितना 80 आया। और यही जिससे गुणा करते हैं वही जोड़ते हैं, सभी पैटर्न में जोड़ा गया है, तो इसका उत्तर कितना आएगा दोस्तों 85 आएगा। तो इसका उत्तर यही 85 आया है, यही 85 इसका उत्तर आया दोस्तों। एकदम इजी प्रश्न है, केवल पैटर्न को पकड़ना है आपको कि यदि पैटर्न आप पकड़ा ले जाएंगे तो प्रश्न को क्लियर कर ले जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है कि x y से 5 गुना लंबा है। क्या है, x y से 5 गुना लंबा है। इसका मतलब है कि x जो है और y, यदि y 1 है, 1 सेंटीमीटर का है, तो y कितने x कितने का है 5 सेंटीमीटर का है, तभी तो होगा 5 गुना लंबा, तभी तो होगा 5 गुना लंबा। अब कहा है कि कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत दोस्तों कम है, तो कम कितना है 5 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 4, 4 है ना, कम है। अब कहा है कि y से, कि जिसके साथ से लगा है दोस्तों वह हमेशा नीचे जाता है, तो 5 नीचे जाएगा, कम कितना था 4 था, गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको काटोगे, 5 दूना कितना 10 और 20 चौका कितना 80, 80% इसका क्या होगा मित्रों उत्तर हो जाएगा, 80% इसका क्या होगा उत्तर हो गया। ठीक है, यदि इसी प्रश्न में कहता y x का कितने प्रतिशत है, x y का कितने प्रतिशत है मित्रों, यदि ऐसा लिख देता तो हमको प्रश्न को घटाना नहीं पड़ता, घटाना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कमी उमी की कोई बात नहीं बोली गई है। कहा है कि y x का कितने प्रतिशत है दोस्तों, तो जिसके साथ का लगा होता है मित्रों, जिसके साथ का लगा होता है वह हमेशा नीचे जाता है, वह कहाँ जाएगा नीचे जाएगा दोस्तों, नीचे जाएगा। तो x का मान कितना आया है 5 आया है, आप सब ने देखा है पढ़ा है जाना है कि x का मान कितना है 5 और y का मान कितना है 1, गुणे क्या कर दोगे 100 कर दोगे, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यानी इसका मान कितना आएगा दोस्तों 20% आएगा। कितना आएगा 20%। यदि प्रश्न का फॉर्मेट है तो आप समझ बूझ करके लगाइएगा, यदि फॉर्मेट दूसरा है तो आप दूसरे की तरह लगाइएगा। कम है तो घटा करके देखना है, यदि नहीं है कम नहीं है तो आपको घटाना नहीं है। ठीक, आइए 15वां प्रश्न। ये देखो, जब कभी भी आपके प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या की बात की जाएगी तो आप उसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक ही निकालने का प्रयास करेंगे। छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या की जब बात होगी तो आप उसका एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लासापा निकालेंगे। ठीक है, और यदि प्रश्न में बड़ी से बड़ी कहा जाएगा, बड़ी से बड़ी कहा जाएगा, संख्या कही जाएगी तो आप क्या निकालोगे एचसीएफ निकालेंगे मित्रों। एचसीएफ मासा जिसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक कहते हैं दोस्तों। आइए, हमारे प्रश्न में बोला है कि लघुत्तम बताइए, एलसीएम बताइए किसका 4, 5 और 8, 10 और 12 का। आप इसको ऐसे ही खींच करके लगा देंगे, ज्यादा आपको ट्रिकबाज बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिक में प्रश्न गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन यदि आप मेथड जानोगे तो सही होने की ही पॉसिबिलिटी रहेगी, गलत नहीं होने की। आइए, 2 दूना कितना 4, 5 कटेगा नहीं, 2 चौके 8, 2 बचे कितना 10, 2 छक्के कितना 12, फिर 2 से काटोगे जब तो 2 एक करना में 2, 5, 2 दूना 4, 5, 2 तिया कितना 6, फिर 5 से काट दो, 5 से काटोगे 5 से करना में 5,
2, 5 करना 5, फिर कितना 3 बचेगा। मित्रों अब ये काटने के बाद जो भी कुछ आता है एलसीएम निकालते समय उसको क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। देखो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे कितना 2 गुणे कितना 3। देखो 2 दूने 4 25 20, 20 दूना 40, 40 या कितना 120। इसका उत्तर कितना आएगा दोस्तों, 120 आएगा। आइए ये देखिए, जब कभी भी ऐसा कोई प्रश्न आपको दिखे और जिसमें ज्यादा कुछ लिखा पड़ा रहे तो आपको समझना है। देखो यहाँ पर सिस्टर, सिस्टर का कोड ए, आर का कोड ए, तो AREST का कोड क्या होगा, तो बोलिए ए का कोड कितना है 6, ए का कोड 6, आर का कोड 5, सी का कोड 8। ठीक है, आर का कोड कितना है 5, यहाँ भी 5 है। यहाँ पे देखो ई का कोड कितना है 4 है, ई का कोड 4, यस का कोड कितना भाई 2 है, देखिए यस का कोड कितना 2, और टी का कोड कितना है, टी का कोड देखिए 3 दिया है, टी का कोड कितना दिया है 3। अब देखो कौन सा उत्तर है, उत्तर यही है, यही उत्तर है, यही इसका कोड है। इसी से मैचिंग कर लेना है मित्रों, यहाँ से ही मैचिंग करना है आपको, और कहीं से मैचिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, यहीं से मैच कर लेना है। आइए ये देखो, ये प्रश्न है 18वां। मैंने आपको बताया कि जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आएगा तो आप क्या करोगे, आप ऐसे लिख लोगे, लिखोगे A B C और D। ए का मान कितना 3, बी का मान कितना 5, फिर यहाँ पर बी का मान कितना 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर C D 8 और यहाँ पर कितना 9। मैंने कहा कि जो पड़ोसी होता है वही आता है यहाँ पर, यहाँ इसका पड़ोसी 7 है, यहाँ इसका पड़ोसी 6 है, इसका पड़ोसी 8 है। आपसे पूछा है ए और डी का मान, ए और डी का मान पूछा दोस्तों, तो ए और डी का मान में यहाँ पर 3 गुणे 6 गुणे क्या 8 अनुपात लगा दोगे, 5 गुणे 7 गुणे 9 का अनुपात लगाओगे। अब देखो कर जाएगा 3 और यहाँ पर 2, 8 दूना 16 और 5 सत्ते कितना 35। ये हो गया 16 और 35, ये रिपीट हो गया, प्रश्न छपने में 2 बार आ गया है। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से क्या करेंगे, लगा लेंगे। आइए ये देखिए, ये प्रश्न है ABZY, ABZY, यहाँ लिखा है CDW और X। इसका मतलब है कि इसमें कुछ हुआ है, क्या हुआ है, ए में ए का 2, ए में यदि 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 आएगा। और ये देखो 2 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। XYZ, Z 26 होता है, ये Z कितना होता है 26, W कितना 23, यहाँ पर Y कितना 25 और X कितना 24। देख रहे हैं आप, अब देखो मैंने इसको लिख दिया कि यहाँ पर एक का तो आप जानते हो 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है। यहाँ से 2 2 जुड़ रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ पे 3 जुड़ेगा, यहाँ पर 1 जुड़ेगा। अच्छा रुक जाइए, इसको भी देखते हैं, E और F, यहाँ पर V है और ये क्या है U है। E के जगह पर 2 जोड़ेंगे, ये 5 है, ये 6 है, तो 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 7 आएगा। EF यानी इसका मतलब है G आएगा, G आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा H का मतलब यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी, तो ये GH आ गया। अब देखो GH और GH दोनों में है, यहाँ पर है GH नहीं है, GH नहीं है, क्रम बदल गया तो इसलिए गलत हो जाएंगे।
अब देखो v में यदि मैं लिखूं v 22 है और ये कितना है, 21 है, 21 है, v 22 है, ये कितना है, 21 है। अब देखिए कि यदि इसमें मैं 3 जोड़ता तो 22 और 3 25 हो जाता, 22 और 3 कितना हो जाता, 25 हो जाता। तो 25 का तो कोड होगा नहीं, ये 20 का है, यहाँ 19 का है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोड यहाँ से मिलाया है और इसका कोड कहाँ से मिलाया है, यहाँ से मिलाया है। यहाँ से देखो 2 घटाया है और इसमें से यहाँ पे 2 जोड़ा है, ठीक है। यहाँ पे वही करना है, इसका तिरछा कर दीजिए, इसका देखो तिरछा इधर करो, इसका तिरछा इधर करो। ये v है, इसमें देखो 2 घटाना है, 21 में 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। 19 किसका होता है, यश का होता है। अब देखो यश मिल गया, यश मिल गया तो हो गया। अब इसमें देखो यहाँ भी 2 घटाया गया है, यहाँ भी 2 घटाया गया है, यहाँ भी 2 घटाओगे तो टी आ जाएगा। यहाँ 2 घटा, यहाँ 2 घटा, तो GST यही आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ घटा करके लिखा गया है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखो शैलेश उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। आओ भाई शैलेश को चला दिया जाए। क्या कहा कि शैलेश उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला। ये 4 किलोमीटर शैलेश यहाँ से चला, कहाँ से, यहाँ से उत्तर की ओर चला। उसके बाद कहा कि जब उत्तर की ओर चल रहा था उसके बाद वह बाएं मुड़ा। अब भैया बताओ, इधर मुड़ेगा तो दाहिने हो जाएगा घड़ी की दिशा के अनुसार, और इधर मुड़ेगा तो बाएं हो जाएगा। फिर वह बाएं मुड़ा, कहाँ पर, बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 6 किलोमीटर। बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। उसके बाद पूछा कि फिर वह क्या कहा, फिर वह इधर, यदि इधर मुड़ता तो बाएं हो जाता क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। इधर मुड़ा और 4 किलोमीटर क्या किया, चला। यहाँ पर गया और 4 किलोमीटर चला। अब आपसे पूछा है कि भैया बताओ आप कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर पर है। अब भाई प्रारंभिक बिंदु तो इसके यहाँ है। अब देखो ऐसे ऐसे इसको बना लो, ए बन गया, या तो ऐसे बनाओ, ऐसे बना लिया। ऐसे बनाओगे, देखो मैंने फिगर मैं फिर से बना देता हूँ। एक मैंने बताया ऐसे गया, फिर उसके बाद ऐसे गया, फिर उसके बाद कैसे गया, ऐसे गया, ठीक है। अब ये है 6 किलोमीटर, ये है 4 किलोमीटर, ठीक है। ये है 6 किलोमीटर, ये है 6 किलोमीटर, और फिर ये भी है क्या, 4 किलोमीटर, ठीक है। यहीं से चलना शुरू किया। अब कहा कि ये प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर ये है, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन है इसको फिगर में आधा आधा काटती है, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 चौक 16, 9 कितना हुआ, 25, 5 किलोमीटर यहाँ पर, और ये 4 चौक 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, 5 किलोमीटर यहाँ पर। तो 5 5 कितना किलोमीटर हो जाएगा, 10 किलोमीटर की दूरी इसकी हो जाएगी। कि वह अपने घर से कितना किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूरी पर वह है, ठीक। आइए ये देखिए, इस तरीके का प्रश्न जब कभी भी आपको दिखाई देगा तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि सबको बाहर कर लेंगे। जैसे 1 को बाहर कर लिया, 11 को बाहर कर लिया, 111 को बाहर कर लिया, ए बाहर कर लिया, ठीक है, ठीक। अब
यहाँ पर देखो प्लस लगा करके 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 ये लिख दिया। अब ये देखो आपको एक एक के रिपीट वाले सबसे ज्यादा अंक को देखना है, सबसे ज्यादा अंक को देखना है और उसी को लिखना है, लिखते जाना है। जैसे लिखोगे 1 2, देखो भाई यहाँ पर 1 1 1 1, ठीक है। अब इसको लिखोगे 1 1 1, फिर 1 1 फिर 1। अब ये देखो कितना हुआ, कितना हुआ। जब ऐसे आएगा तो क्या करेंगे हम, जब ऐसे आएगा तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर ये दूसरा है 2 लिखेंगे, ये तीसरा है तो 3 लिखेंगे, फिर 4 लिख करके छुट्टी ले लेंगे। जब रिपीट वाला कोई प्रश्न आएगा 1 1 का तो ऐसे जोड़ना नहीं है, 1 2 3 4 लिख लेना है। तो देखो इसको जोड़ोगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, वही चीज आएगा। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो ये 4 बार आया है और 4 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब है 2 से जोड़ देना है, आएगा कितना 1 2 3 6, यही है 4 2 6 आएगा 136। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आइए ये देखिए ये त्रिभुज है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे ये हमें बताना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 और 6, सबको जोड़ डालेंगे मित्रों। जब इसी शीट्स पर उसके आधार पर ऐसे तिरछी लाइनें खींच दी जाए और त्रिभुज आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए दोस्तों, तो आप ऐसे नंबरिंग करके सबको जोड़ डालेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे। यदि आप जोड़ने में थोड़ा कमजोर हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे n+1/2 लिख देते हैं। इसका मतलब लास्ट वाला जो अंक 6 है, लास्ट वाले 6 अंक का आधा, 6 अंक का आधा कितना हो गया 3, आधा कितना हुआ 3, और इसी को 1 बढ़ा लूँ तो कितना आएगा 7, तो 7 3 कितना हो जाएगा 21 उत्तर आ जाएगा, 21 उत्तर आ जाएगा। इसी फार्मूले में n का मान कितना 6 और 6 और 1 कितना 7 और बटे कितना 2, 2 1 करना में 2 और 2 तिया कितना 6, 7 3 कितना दोस्तों 21 आया, 21 आया। जरा आप ये देखो इसको जोड़ो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इसको जोड़ो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 कितना 21, जोड़ करके भी देखोगे दोस्तों आपका उत्तर 21 ही आएगा, सूत्र से देखोगे तो भी वही आएगा। आप इस तरीके के प्रश्न को देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को सभी प्रश्नों में लगाइएगा, अप्लाई करिएगा, लागू होगा। ये देखिए प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है, प्रायिकता का प्रश्न है कि एक सामान्य पासा 2 बार उछालने पर जो प्रायिकता दोनों बार प्राप्त संख्याओं के योग के कितना आता है 6 आता है, ठीक है। तो योग का 6 आता है, तो पहले 6 को सेट करो। 6 को क्या लिख सकते हो, 6 का गुणनखंड लिखोगे या तो 1 और 5 6 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, या तो इसी को 5 और 1 भी लिखा जा सकता है 6 होगा, या इसको 3 और 3 भी लिखा जा सकता है 6 होगा, इसको 4 और 2 लिखा जा सकता है 6 होगा, या 2 और +4 लिखा जा सकता है 6 होगा। और कोई ऐसी संख्या है जो 6 बनाएगी, तो आप इस तरीके को देख रहे होंगे कि 2 2 4 1 5, 5 बार ऐसा इसको लिखा गया है जो 6 बना रहा है, 6 बना रहा कितनी बार है, नंबर ऑफ टर्म कितना है 5। ये देखो इसको क्या लिख सकते हो 1 1 2 3 4 और 5। अब बोलिए कहीं पर आपको 5 दिखाई दे रहा है मित्रों, दिखाई दे रहा है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 5 नहीं है,
यह भी नहीं होगा, 5 नहीं है, यह भी नहीं है, 5 नहीं, यहाँ 5 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 36 कैसे आया? कहा कि 2 बार उछालने पर, तो 2 बार उछालने पर यानी 6 गुणे 6 बराबर कितना? 36। 6 बराबर 6, 36। ये जनरल कॉन्सेप्ट के साथ इसको लगाया जा रहा है। एकदम नॉर्मल समझ है, हमें प्रायिकता की कोई समझ नहीं है, फिर भी मैं प्रश्न को सही कर ले रहा हूं अपने नॉर्मल समझ से, अपने जो व्यवहारिक समझ है उससे आप प्रश्न को सरल कर ले जाएंगे। ठीक है, आइए ये देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। यानी एक परिवार में 6 लोग हैं और उनकी औसत आयु कितनी है? 25 है दोस्तों। तो जब किसी परिवार में औसत आयु की बात आएगी, ऐसे प्रश्नों में कुल आयु पहले आप निकालने की कोशिश करेंगे। तो 25 गुणे कितना करोगे? 25 गुणे 6 करोगे दोस्तों। 25 गुणे 6 जब करोगे, 25 गुणे क्या करोगे? 6 करोगे, तो 25 छक्का कितना आएगा? 150। 150 क्या आया? कुल आयु आ गई। यानी परिवार के कुल सदस्यों की आयु कितनी है? 25, 150 वर्ष है। परिवार में एक 45 साल का आदमी था, वह मर गया। वह क्या हुआ? मर गया। जब एक आदमी मर जाएगा परिवार में, तो परिवार में सदस्यों की संख्या घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। कहोगी सर जी 6 लोग थे, 1 लोग मर गए तो 5 लोग बचे। इसका मतलब है कि जो मरा वो 45 साल का था और संख्या भी घट गई 5। अब कितना हुआ? 5 बचे 25 और 4 बचे 20 और 4 बचे 20, 20 दो कितना? 22, 225। अब 225 है, ठीक है। 225 से मरे सदस्य का आंकड़ा है, मरे सदस्य से ये आंकड़ा निकाला गया है, सदस्य से ये आंकड़ा निकाला गया है, ठीक है। अब भाई बताओ, जब एक मरा तो कम हुआ, कम का मतलब माइनस, कम का मतलब माइनस, निगेटिव हो गया। निगेटिव जब हुआ तो यहाँ पर हमको घटाना पड़ेगा। 225 में से 225 में से तो 150 घटाओगे कितना आएगा? 12 में से 5 गए 7, 75 आएगा। 12 में से 5 गए 7, इसका मतलब हुआ 75 आ गया। 75 आ गया, 75 वर्ष, 75 वर्ष आ गया कितने लोगों का? ये 5 साल का है। बाद वाले परिवार की औसत आयु बताओ, बाद में परिवार में कितने लोग बचे हैं? तो कहोगे सर जी 5, तो इसी 75 से 75 में 5 से भाग दो दे देंगे तो कितना आएगा? 5 एकन्ना में 5 और 5 बचे कितना? 25। 5 एकन्ना में 5 और 5 बचे कितना आएगा बच्चे? 25 आएगा, ठीक है। आइए, थोड़ा मिस्टेक हुआ यहाँ पर। 25 गुणे 6 करेंगे तो कितना आएगा? 150। एक कुल आयु है, कुल आयु आया है परिवार की। जो मरा है, मरे व्यक्ति की एज कितनी है? मरे व्यक्ति की एज है 45 साल। 45 साल मरे व्यक्ति की एज है। तो भाई जब मर गया तो इस कुल आयु में से क्या हो गया? कम ना हो गया? कम हो गया, थोड़ा 20 हो गया था। वही प्रश्न, 150 कुल आयु है, 45 मर गया तो 150 में क्या करेंगे हम? 45 घटा देंगे। जब 45 घटाएंगे तो 5 आएगा, 105। 105 वर्ष परिवार की कुल आयु है। लेकिन अब परिवार में कितने लोग बचे हैं? परिवार में 5 लोग बचे हैं। 5 लोग बचे हैं और इनका चाहिए हमको क्या? औसत।
इनका चाहिए क्या हमको, औसत चाहिए। तो 105 बटे क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। 5 दूना 10 और 5 एक नाम 1, 21 वर्ष आएगा हमारा उत्तर। कितना आएगा, 21 वर्ष। जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आएगा, एज औसत से या एज रिलेशन का प्रश्न है, यदि आएगा तो आप सबसे पहले कुल आयु निकालने के लिए औसत से व्यक्तियों की संख्या में गुणा कर देंगे तो कुल एज आ जाएगी। ठीक, आइए अब देखो, ये दिया कि ए बी सी डी की औसत आयु 16 वर्ष थी और 3 वर्ष पूर्व बी, यानी ये लिखा है कि 4 वर्ष पूर्व, लिखा है कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व दिया कि ए बी सी डी, ये कितने लोग हैं भैया, 4। तो इनकी कुल आयु निकालने के लिए आयु कितनी है, 16, औसत 16 है, तो 16 गुणे 4 कर दोगे तो 16 चौका कितना हो जाएगा, 64। यानी इनका जो कुल एज आया 64 और इस सबका 4 साल पहले का है, 4 साल पहले का है, तो सबका 4 साल बाद का क्या होगा, तो 4 बार 4 4 इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 4 बार 4 4 क्या हुआ, जुड़ गया। तो देखो 4 चौका 16, 4 4 8 4 12 4 16, 16 कितना आएगा, 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 80 वर्ष। कितना आया दोस्तों, 80 वर्ष आया। इसको जोड़ करके 80 वर्ष लिखा। फिर 3 वर्ष पूर्व दिया है, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व किसका किसका, बी सी डी का, बी सी डी का दिया तो कितना, 17, 17 ये 3 लोग हैं तो 17 दिया कितना, 51, 51 आया। 3 वर्ष पूर्व की है तो वर्तमान की कितनी होगी, 3 बार 3 3 जोड़ेंगे, 3 3 6 3 कितना, 9, तो 9 जोड़ दिया तो कितना आएगा, 60, 60 आ गया। तो एक ही वर्तमान आयु बताना है, तो एक ही वर्तमान आयु बताना है, तो बोलिए, ये तो सब वर्तमान आयु ही लिख रहे हैं हम, तो यहाँ से बी सी डी नहीं है, इसका मतलब है 80 में से 60 को क्या करोगे, घटा दोगे तो कितना आएगा, 20 वर्ष, 20 वर्ष। ये कितना आया, 20 वर्ष, इसका क्या हो जाएगा उत्तर। एक ही आयु यही आएगी, एक ही आयु कितनी आएगी, 20 वर्ष। ठीक, आइए ये देखिए, आइए अब देखो दोस्तों, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है कि हम जानते हैं कि यदि हमारे पास कोई 100 रुपया है तो हम 100 रुपये में 50 रुपये की भी वस्तु खरीद सकते हैं और 100 रुपये की भी वस्तु खरीद सकते हैं। ठीक है, और यदि मेरे पास 50 की वस्तु है, 50 रुपये मेरे पास है मेरे पॉकेट में, तो मैं 50 की वस्तु तो खरीद सकता हूँ लेकिन 100 की वस्तु को मैं खरीद नहीं सकता। ठीक है, तो मैं खरीद नहीं सकता, यानी 50 में केवल 50 की वस्तु खरीदी जा सकती है लेकिन 100 में 50 की भी और 100 की भी खरीदी जा सकती है। आइए मैं इस तरीके का प्रश्न को कुछ बता देता हूँ। देखिए, जब लिख दिया जाएगा कि सभी पुस्तकें रबर हैं, सभी पुस्तकें रबर हैं, तो जब सभी पुस्तकें रबर हैं और लिखा है कि सभी पुस्तकें रबर हैं और फिर दिया आपको कुछ पुस्तकें रबर हैं, कुछ पुस्तकें रबर हैं। ठीक है, अब फिर दिया कुछ पुस्तकें रबर
नहीं है। फिर दिया कोई पुस्तकें रबर नहीं है। ये 4 कंडीशन मित्रों दिखेगा आप, 4 कंडीशन। देखिए, जब आएगा कुछ पुस्तकें तो कुछ पुस्तकों में मैं 50 मानूंगा, 50, और रबर में भी 50 मानेंगे। कुछ वाले प्रश्न में हमें 50-50 मानना है। सभी, जिसके साथ सभी लगा रहेगा उसको हम 100 मानेंगे, और जिसके साथ सभी नहीं है उसको 50 मानेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब प्रश्न तो केवल यही है, इन्हीं दोनों को करना है हमें, इसको और इसको। ये दोनों जो प्रश्न हैं, जब मैं आपको बताऊंगा प्रश्न इस प्रकार के, तो मैं उसमें इन सब की भी चर्चा कर दूंगा, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो उसी में घाच पाच हो जाएगा, प्रश्न क्लियर नहीं होगा एक भी। इसलिए मैं केवल इन्हीं दोनों को लेकर के चल रहा हूँ। मैंने आपको ये बताया कि जब 100 रुपये हमारे पास है तो मैं 100 की भी खरीद लूंगा और 50 की भी वस्तु खरीद लूंगा, लेकिन जब 50 है तो केवल मैं 150 की खरीद पाऊंगा, 100 की नहीं खरीद पाऊंगा। आइए, सभी लगा है तो ये 100 हो जाएगा, सभी लगा है तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 100 है और यहाँ पर क्या है, 50 है। आइए, अब इसी को आधार बना करके लिखना है। क्या ये जो शार्पनर है 50 है, यहाँ पर 100, यहाँ सभी 100 हो गया, रबर कितना 50, पुस्तकें कितनी 50, शार्पनर कितने 50। अब बोलिए, मैंने आपको बताया कि सभी पुस्तकें रबर हैं और सभी शार्पनर पुस्तकें हैं। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों हमें एक कॉमन टर्म मिलना चाहिए। तो देख रहे हैं कि कॉमन टर्म हमें पुस्तकें मिला है, तो हम दोनों कथनों की सहायता से निष्कर्ष की तरफ बढ़ जाएंगे। यदि हमें एक कॉमन नहीं मिलता है तो हमें निष्कर्ष में नहीं जाना है, हमें ना बीच का उत्तर लगाना है, ना तो निष्कर्ष ए ना तो निष्कर्ष दो, ये देखना है। ठीक। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि 100 पुस्तकों को मैं तोड़ सकता हूं 50 में भी और 100 में भी। आइए देखते हैं कि सभी शार्पनर रबर हैं, तो 100 शार्पनर थे, यहाँ भी 100 शार्पनर आ गए, यहाँ 50 रबर थे, यहाँ भी 50 रबर आ गए। इसका मतलब है निष्कर्ष ए वाला जो है सही है। आइए, पुस्तकें, मैंने कहा कि यहाँ कुछ पुस्तकें 50 थी, लेकिन यहाँ पर पुस्तकें कितनी हैं, 100। आपने कहा कि सर जी मैं 100 वाले में एक तो 50 में भी तोड़ सकता हूँ, एक 100 में भी तोड़ सकता हूँ, तो 50 में टूटा है तो कुछ पुस्तकें 50 है। शार्पनर 100 था तो 100 से 50 किया जा सकता है, लेकिन 50 से 100 नहीं किया जा सकता, इसलिए यह भी सही है। तो निष्कर्ष, दोनों ही निष्कर्ष से क्या है दोस्तों, सही है। इस टॉपिक पर मैं आपको एक लेक्चर लूंगा, पूरा इसी प्रकार का प्रश्न होगा उसमें, और मैं आपको सिखाऊंगा 100 और 50 मान करके कि कैसे लगाएंगे। जो आप इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं, इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे डायग्राम में प्रश्न जो है इधर उधर उलझ जाता है, प्रश्न सही नहीं हो पाता। मेरा मानना है आप यदि उसको सीखे हैं तो वैसे ही लगाइएगा, लेकिन मैं आपको इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं सिखा करके ही छोड़ूंगा। आइए हम आगे चलते हैं। आइए देखिए, ये दिया है कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% कम कर दी जाए। आप सभी लोग जानते हो कि जो घन होता है, घन होता है, उसका जो आयतन होता है, आयतन वो होता है L क्यूब। क्या होता है, L क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 L है। कितना L है, 3 L है। तो अब जब आप मेंसुरेशन का प्रश्न पढ़ ही रहे हो दोस्तों, तो आप x प्लस वाई और प्लस XY/100 का सूत्र याद किए रहिएगा।
इस सूत्र को याद किए रहेंगे तो ऐसे सभी प्रश्न हल होंगे। अब देखो, जब कम किया जाएगा तो माइनस लिखा जाएगा, कम किया जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, माइनस, और जब कुछ नहीं तो प्लस। इसका मतलब है 10% यहाँ भी कम हो रहा है, 10% यहाँ भी कम हो रहा है, 10% यहाँ भी कम हो रहा है। प्रत्येक लंबाई में 10% कम हो रहा है, तो दो को लेके चले, क्योंकि x और y दो चीज है, तो दो को लेके चलेंगे एक एक हल करने के बाद। अब देखो कम हो रहा है तो -10, फिर -10, माइनस माइनस गुणा क्या होता है दोस्तों, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आप देखो प्लस, क्या लिखा, -10 गुणे क्या, -10 बटे क्या हो जाता है, 100। इस माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का गुणा प्लस, -10 और -10 कितना, -20। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या बचा, एक बचा, और वो भी प्लस एक बचा, तो कितना आया, -19 आया दोस्तों। एक तो हल हो गया, एक 19 आया और एक 10 अभी बचा। ये माइनस में आया कि प्लस में, तो कहोगे सर जी माइनस में, तो लिखा -19, फिर लिखा -10, ठीक, -10, और फिर प्लस लिखेंगे 19 गुणे कितना, 10 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको हल करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और यहाँ पे लगाएंगे प्लस 1 दशमलव कितना, 9। अब देखो एक प्लस में है दोस्तों, एक माइनस में है, इसको घटा करके आप देख सकते हो, तो इसको घटाओगे 29 ऐसे लिख दो, 0 0, अब यहाँ पर 1.9 लिख दिया, इधर घटाओगे तो 1 आएगा, यहाँ बचा 8, 8 में से 1 गए 7, 27.1, माइनस वाला चिन्ह ज्यादा है तो माइनस में आएगा, 27.1% की क्या कमी होगी। माइनस नहीं लिखा है, यदि प्लस में आता तो हम वृद्धि लिख देते, माइनस में आया तो हम क्या लिखेंगे, कमी लिखेंगे, 27.1%। ठीक, आइए ये दिया, देखिए ये हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। ये अगला प्रश्न है, लिखा है कि ए बी का क्या है, भाई है। ए जो है बी का क्या है, भाई है, हमें बी पता नहीं है। बी जो है सी की पत्नी है, बी जो है पत्नी है सी की, ये भी इसका मतलब सी पुरुष है। ठीक, कहा है कि ई जो है ए की बेटी है, ई जो है ए की क्या है, बेटी है, ई जो है बेटी है किसकी, ए की। फिर कहा है डी, बी का क्या है, पुत्र है, जो डी है वो किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। एफ जो है ई का भाई है, एफ क्या है, ई का भाई है। फिर जी डी की क्या है, बहन है, जी डी की क्या है, बहन है। तो कहा है ए का जी से क्या संबंध है, ए जी से क्या संबंध है, ए का जी से क्या संबंध है दोस्तों, यहाँ पर है ए और यहाँ पर है जी। अब बोलिए ए भाई बहन है और बहन का लड़का क्या कहलाता है, बहन का जो लड़का होता है उसे क्या कहा जाता है, क्या बोला भाई, बी की पत्नी सी है, गलत मैंने लिख दिया, बी की पत्नी क्या है, ये सी है, ये माइनस में दिया है, बी की पत्नी सी है। तो अब बताओ भाई का लड़का क्या कहलाता है, भतीजा कहलाता है ना, तो ये क्या है, ये जी का चाचा है, डी का भी चाचा है ही, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों ये रहा कैलेंडर का प्रश्न, ये है क्या, कैलेंडर का प्रश्न। अब जब कभी भी आपके एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न आएगा, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर जब रिपीट करेगा तो आप क्या करोगे, कैलेंडर जब रिपीट करेगा तो आप क्या करना है, सबसे पहले सन में
सन में, सन का मतलब ईयर में 4 से भाग देंगे, भाग देंगे। कैसे भाग देंगे? अकॉर्डिंग टू 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का जो भाज्यता का नियम है उसको ध्यान में रख करके भाग देना है। ठीक है, भाग देंगे 4 के डिविजिबिलिटी रूल के आधार पर देंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल एक आता है कि लास्ट के केवल 2 अंक में हमको भाग दे करके देखना है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल एक आता है कि हमको केवल लास्ट के 2 अंक में भाग दे करके देखना है दोस्तों। अब आइए भाग देंगे। अब भाग देंगे यदि शेष एक आए तो 6 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। ठीक, यदि शेष 2 या 3 आए तो 11 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे। यदि शेष 0 आए तो 28 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे दोस्तों? 28। ये आपको याद होना चाहिए मित्रों। ठीक है, ये जब तक आपको याद नहीं होगा आप काम नहीं कर पाओगे। आइए मैं आपको प्रश्न बताता हूं। अब ये देखिए 2017 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 17 में आप क्या करोगे? 4 से भाग दोगे, 4 चौकुआ 16, 1 आया शेष। जब शेष 1 आया, तो हम क्या जोड़ते हैं? शेष 1 आया तो हम क्या जोड़ेंगे? आप कहोगे सर जी हम 6 जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? शेष जब 1 आया तो हम क्या ऐड करते हैं? 6 जोड़ते हैं। तो बताइए 2017 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 6 13 यानी 2023। 2023 का कैलेंडर क्या करेगा? रिपीट करेगा। ठीक है, 2023। अब इन्हीं पे मैं समझा देता हूँ। यदि 19 को देखना है, 19 आया तो इसमें 4 से भाग दोगे तो 4 चौकुआ कितना हो जाएगा? 16। 4 चौकुआ 16 कितना आया? 3 आया। अब जब 3 आया तो कहोगे सर जी जब 3 आता है तो हम 11 को जोड़ते हैं, यानी 2019 में हम क्या जोड़ेंगे? 11 को जोड़ेंगे। 9 1 10, 2 1 3, यानी 2030 में इसका कैलेंडर क्या करेगा? रिपीट करेगा। अब कहोगे कि 2025 को देखिए, तो 25 को देखोगे तो 4 छक्के 24 एक ही आएगा। 2027 को देखोगे तो 2026 यही आएगा। तो आप इस तरीके के प्रश्न को ऐसे ही करेंगे। आइए ये देखिए दिया है कि 4:30 की जो घड़ी है इस पर घंटे और मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? तो इसके लिए थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m। ये जो है एच जो है ये है क्या दोस्तों? एच ये है आवर, घंटा है, और जो एम है ये क्या है? मिनट। क्या है? मिनट दिया हुआ है। तो 30 एच कितना है? 4। 30 गुणे क्या कर देंगे? 4 कर देंगे, माइनस 11/2। एम का मान कितना है? 30 है। अब देखो यहाँ पर आया 15 और 30 चौका कितना है? 120 माइनस 11 × 5 = 55 और फिर 11 × 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16। 165 में 120 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 45। कितना आया? 45 आया। इसको जोड़ करके घटा करके देखेंगे 45 आएगा, माइनस में 45 आएगा। इसका मतलब है
हमें 45 दिख गया, बस उसके बाद 45 लगा देंगे। ठीक, आइए, यह जो सूत्र है सभी प्रश्नों पर लागू होगा, कोई अकेला अकेला सूत्र ये नहीं है कि नहीं लागू होगा। जब कभी भी कोड वाले प्रश्न आएंगे उन सबको यह सही कर देगा, बशर्ते यह प्रश्न आपको, यह सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक, आइए, ये दिया है कि 2005 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट करेगा, तो 5 में 4 से भाग दोगे तो 1 आएगा। 5 में 4 से भाग दोगे दोस्तों तो कितना आएगा शेषफल, 1 आएगा। और 1 जब रहता है तो 2005 में 5 5 है, तो 5 है यहाँ पर, तो क्या करेंगे 2005 में हम कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि 5 में 4 से भाग देंगे तो आएगा 1 ही ना, 1 शेषफल आएगा। 1 आता है तो हम 6 जोड़ते हैं, और 2 और 3 आता है तो 11 जोड़ते हैं, और 0 आता है मित्रों तो हम जोड़ते हैं 28।